हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने चैनल में। तो इस वीडियो में फिर से हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी के कम से कम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके जैक बोर्ड 2024 के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो 40 सवाल पूरा देखेंगे और 40 सभी सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों लिया गया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों होगा, पहला सवाल है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय दोस्तों लुई 16वां का शासन था, लुई 16वां। तो ऑप्शन ग बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक तो दोस्तों हो जाएगा मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मोंटेस्क्यू हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा कि यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कौन बोला था? तो चार्ल्स ड्यूक मैटरनिक बोला था, जो ऑस्ट्रिया के राजा, ऑस्ट्रिया के प्रशासक ये थे, ऑस्ट्रिया के राजा थे, मैटरनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ आपका वो हुआ है 1871 ईस्वी में, जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक सारियो कौन था। तो फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था जो चित्र बनाता था और अच्छे अच्छे चित्र बनाकर राष्ट्रवाद को जन्म देता था, ठीक है। आगे आगे देखेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। कानून का तो पढ़ाई कर ही लिए थे, लेकिन वहाँ वकालत करने के लिए गए थे और बाद में उनको वहाँ पर रंगभेद का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए और उस दिन से क्या मनाया जाने लगा? तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। आगे देखें कि चौरी चौरा हिंसात्मक घटना कब हुई। तो चौरी चौरा का जो घटना हुआ 5 फरवरी 1922 को हुआ है और उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान में हुआ था, जहां पर पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा और 22 पुलिसकर्मी जो हुए थे वो जलकर मर गए थे। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था और इस एक्ट के माध्यम से ये कहा गया था कि रोलेट एक्ट वैसे काला कानून था और इसमें यह कहा गया था कि शक के आधार पर कोई भी भारतीय राष्ट्रवाद को भड़काएगा उसको जेल में डाल दिया जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाला जाएगा और बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून भी इसको कहा गया था और काला कानून भी कहा गया था, क्योंकि इसमें कोई भी अपना वकील नहीं रख सकता था। आगे आगे देखेंगे वंदे मातरम गीत पुस्तक से लिया गया। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो वंदे मातरम गीत जो लिया गया वो आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से। और वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, जो अभी हम लोग का राष्ट्रगीत है। आगे आगे देखेंगे बापू किन्हें कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है और 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। आगे आगे देखेंगे कि समाप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार की होती है। समाप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार की होती है? तो वो होता है 2 प्रकार का। समाप्ता के आधार पर होता है एक नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है, 2 प्रकार। आगे 12वां सवाल देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती उस जगह पर की जाती है जहाँ पर्वतीय भाग होता है, ठीक है। पर्वतीय भाग होता है तो वो आपका दिया गया ऑप्शन के आधार से उत्तराखंड हो जाएगा, पर्वतीय भाग। और अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर की पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है पूरा विश्व में। ये बनाया गया किसके द्वारा? तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, हिमालयी नदियों के द्वारा। आगे देखें किस मृदा को रेगुर या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तो उसे काली मिट्टी को कहते हैं स्वतः जुताई वाली, और रेगुर मिट्टी इसे ही काली कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आगे 15वां क्वेश्चन देखेंगे इनमें कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता। देखिए कौन सा बोला है कि इनमें कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता, ठीक है। तो देखिए संयुक्त वन प्रबंधन, उसके बाद आपका है चिपको आंदोलन, फिर है बीज बचाओ आंदोलन और वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो देखिए वन्य जीव पशु आहार का परिसीमन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। विश्व की कितनी प्रतिशत क्या बोला है उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो वो 8% पाई जाती है, 8%, यानी 16 का हो जाएगा क। 17वां सवाल है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय वन्य जीव अधिनियम, तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो पारित किया गया है वो 1972 1972 में किया गया, वाइल्ड लाइफ एक्ट।
और नेक्स्ट सवाल है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बोला था कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है वो आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है। तो वो जवाहरलाल नेहरू, जिसको चचा कहते हैं, चाचा नेहरू, ठीक है, वही बोले थे। आगे दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो वो दोस्तों झारखंड में है, DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य प्रभावित होता है? सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात से है, तो गुजरात हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। आगे क्वेश्चन के औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं? तो देश की कुल आय और बटे देश की कुल जनसंख्या को जब भाग दिया जाता है, देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या को जब भाग दिया जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अगला सवाल होगा कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने में विश्व बैंक जो है यानी वर्ल्ड बैंक जो है कौन सा मापदंड अपनाता है? तो वो प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। नवीकरण तो कोयला या पेट्रोल या भूमिगत जल या उपरोक्त सभी। तो भूमिगत जल हो जाएगा, ठीक है। कोयला और पेट्रोल तो अनवीकरणीय है, बाकी भूमिगत जल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो देखिए लोगों के हर किसी का लक्ष्य तो एक समान नहीं होगा डेवलप करने का, तो इसलिए बोल सकते हैं कि भिन्न और परस्पर विरोधी। लोगों के जो विकास के लक्ष्य होते हैं भिन्न और परस्पर विरोधी होते हैं। अगला सवाल है कि रामू एक किसान है जिसके ने अधिशेष गेहूं से एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपया में यानी कि 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेच दिया। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? ठीक है, यानी कि अंत में किसका मूल्य को लिया जाएगा? तो देखिए अंत में लिया जाएगा किसका, तो गेहूं का तो लिया ही जाएगा, उसमें आटा का भी लेगा और चीनी एवं तेल का भी, यानी अंतिम में बिस्कुट का ही लेगा जो अंत में उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। आगे विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो विनिर्माण की क्रिया जो होती है वो होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है, वहाँ से सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, जहाँ वर्ष में उसे कुछ सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है अथवा किसका असंगठित? तो देखिए सीता जो है वो जॉब में है तो उसका संगठित हो जाएगा, और इसका अनीता का क्या हो जाएगा, असंगठित। तो दिया गया ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बोला अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? तो पहले से ही शामिल किया जाता है अंतिम। जैसे अभी बिस्कुट का हम लोग देखे थे, बिस्कुट में जितना भी बिस्कुट अंतिम उत्पाद था तो उसमें जितना भी मध्यवर्ती वस्तु लगा, चाहे वो आटा लगा, गेहूं लगा या तो फिर तेल और जो भी लगा, ठीक है, तो या मेहनताना लगा, तो सारा चीज़ उसमें क्या है, शामिल होता है। अगला सवाल देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया, यानी कि नरेगा को? तो 2005 ईस्वी में, और इसमें कहा गया 100 दिन का गारंटी मिलता है काम का, ठीक है, 100 दिन का गारंटी मिलता है। आगे भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो भंडारण को दोस्तों तृतीयक क्षेत्रक में शामिल करते हैं, भंडारण को तृतीयक क्षेत्रक में। आगे 31वां सवाल है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? संघीय शासन, तो देखिए कौन सा कथन असत्य है इसको देखना हमको। तो पहला है कि देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, ये तो सही है। आगे क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चौथा ऑप्शन है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकार की व्याख्या का अधिकार ना होना। देखिए यही ऑप्शन क्या है, गलत है, यहाँ पर घ नंबर बिल्कुल गलत है। आगे 32वां क्वेश्चन है कि बेल्जियम 32वां क्वेश्चन है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का परसेंट कितना है? तो बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाला का परसेंटेज कितना है? तो वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 40%, ठीक है, 40% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? देखिए यहाँ तमिल को तो नहीं किया गया था, सिहली को किया था, थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल। तो श्रीलंका में सिहली को कब राजभाषा घोषित किया? तो 1956 ईस्वी में किया गया, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है? तो वो है आपका 22, ठीक है, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संघ में राष्ट्रपति, फिर बोला राज्य में उपराष्ट्रपति, फिर बोला नगर निगम में मेयर, फिर बोला ग्राम पंचायत में सरपंच और मुखिया। तो देखिए भारतीय संघ में राष्ट्रपति तो ठीक है, राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होना चाहिए था, बल्कि राज्य में होना चाहिए था राज्यपाल, ठीक है। तो 35 का आपका ख जो होगा वही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया?
तो 7 पार्टी जो अलायंस था उसका गठन नेपाल में किया गया था, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलीविया किस महादेश में है? तो बोलीविया आपका दक्षिण अमेरिका से स्टार्ट होता है, तो दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जहाँ मिलता है उसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फेड कोर संगठन ने किया था जल युद्ध का, ठीक है। बाकी आपको जब डिटेल में सब्जेक्टिव सवाल कराएंगे तो आपको बता देंगे कि फेड कोर क्या था और जल युद्ध क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है कि राजनीतिक पक्ष लेते जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों को चिंता नहीं करते। दूसरा ऑप्शन है दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा बड़ा होता है। दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है कि दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है कि दबाव समूह राजनीतिक दल समान प्रकृति के नहीं, दबाव समूह और राजनीतिक दल के समान प्रकृति के नहीं है। एक सत्ता में होता है जबकि एक साइड से यानी कि विपक्ष के रूप में भूमिका निभाता है दबाव समूह और सरकार पर यह दबाव डालता है। आगे अंतिम सवाल देखेंगे नेपाल में SPA यानी 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुनने वाला थे गिरिजा प्रसाद कोइराला थे। तो आज हम लोग दोस्तों 40 सवाल हम लोग देख लिए हैं सब ऑब्जेक्टिव का SST का, जो आपके प्री बोर्ड और 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी प्रकार से नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि अभी आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो आएगा। पूरा 40 सवाल का वीडियो आएगा आपके लिए। और आपका अभी मतलब कि ये 3-4 वीडियो के बाद आपको सब्जेक्टिव सवाल भी मिलने वाला है कि कैसे आपको लिखना है प्री बोर्ड में, ठीक है। तो पूरे डिटेल में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।